नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आज हम एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट में कुछ बातें करेंगे। हमें मालूम है हमारे ये 7 यूनिट है और 7 यूनिट में से जो छठा यूनिट है एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, उसकी जो बातें हैं वो हम आज करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, इसमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस क्या होती है। अभी हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो कनेक्टिंग रोड बनाते हैं या बेरिंग बनाते हैं, तो एक एक पार्ट होता है। वो पार्ट के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग की पूरी अलग सिस्टम रखते हैं कि जो चीज़ कंटिन्यूस बनती रहती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग है या कोई केमिकल है या समझ लीजिए कि धागे हैं या आपका आटा बन रहा है, टोमेटो केचप बन रहा है, सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, नमक का प्रोडक्शन हो रहा है। ये सब चीज़ है, वो पार्ट नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक तरह से अपना जो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोसेस चलता है। एक बार आपका प्लांट चालू हो गया, बाद में वो चालू ही रहता है। और उसमें आप देखिए पावर जनरेशन होता है, तो पावर जनरेशन पूरी प्रोसेस है। आइस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बर्फ बनता है, तो वो भी प्रोसेस ही। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होती है वो अलग अलग स्टेज में होती है। समझो आप इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, तो पूरी अपनी पावर पाइप प्लांट की साइकिल है, उसमें से सब वाटर और स्टीम पास होते रहते हैं, ऑयल पास होता रहता है और टरबाइन घूमता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हर एक स्टेज के अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और कितनी हर घंटे में इस्तेमाल हो रही है, और उसके साथ उसमें कितना पावर जा रहा है, उसमें कितना हीट जा रहा है, कितना वाटर का लीकेज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, ये सब के सब हमें गिनने होते हैं। और इसके हिसाब से हमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब निकालनी होती है। वह जो लेबर काम करता है उनको, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट है, या कास्टिंग में उसको मेटल पोरिंग करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। वो नॉन स्टॉप अलग अलग प्रेशर मेजरमेंट करता रहता है, पीएच का मेजरमेंट करता रहता है, फ्लो मेजरमेंट का ये देखता रहता है, वाल्व चालू करता है, बंद करता है। तो कुछ ना कुछ तरीके से उसको मतलब कंप्रेसर चालू करना होता है, पंप चालू करना होता है, बंद करना होता है। तो ये जो कुछ भी काम करता है तो वो भी शिफ्ट में काम करता है। प्रोसेस के पैरामीटर जैसे बदलते हैं उसके हिसाब से उसको काम करना होता है। वो इसका पगार ऐसे नहीं मिलता है कि आपने कितनी बार वाल्व चालू किया या बंद किया। आपने 2 बार वाल्व चालू किया तो कम पैसा मिलेगा, और 20 बार वाल्व चालू किया तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने मैकेनिकल यूनिट होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, इसमें हम कह सकते हैं कि आपने अगर पूरे दिन में इतने बेरिंग बनाए हैं या इंस्पेक्ट किए हैं तो इतने पैसे मिलेंगे। जितने बेरिंग ज़्यादा इंस्पेक्ट करो ज़्यादा पैसा, कम करो तो कम पैसा, इंसेंटिव कम। तो उसमें ऐसा नहीं होता है। वो मजदूर काम करता है, वो 8 घंटे उसको जो पैरामीटर है वो मैनेज करने होता है कि उतना हमारा फ्लो रहना ही चाहिए, इतने हमारा प्रेशर रहना ही चाहिए, इतना टेम्परेचर रहना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ मशीन ऑपरेट करना पड़ेगा। ही हैज टू मैनेज द पैरामीटर्स। तो उनका जो पगार है वो लेबर कॉस्ट में आ जाएगा, उसका जो पूरा चीज़ है। उसके साथ उसमें भी ओवरहेड लगता है, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, मटेरियल हैंडलिंग होता है। मटेरियल हैंडलिंग में समझो कोयला एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, जो एस निकल रही है, एस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आपके सीमेंट है उसका पूरा बैग पैकेट हो रहा है। ये सब के सब जितनी भी एक्टिविटी है वो सब एक्टिविटी आपको सब मिला के करनी होती है। कुल मिला के प्रोसेस में आपका जो भी खर्चा है वो लेजर अकाउंट में कैसे दिखाना है, उसकी एक स्पेसिफिक मेथड यूज करके आप उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले है समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट ऑफ आउटपुट। जो भी हमारा प्रोसेस यूनिट है, यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है तो उसकी पहले समरी बनानी है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। जैसे आपका सीमेंट का बैग है, कितनी बैग मिल रही है कुल मिला के, समझो एक 50 किलो की है या आप लूज में दे रहे हैं, लेकिन जो भी टर्न में आ रहा है उसका समराइज करना चाहिए। प्रोसेस करने से पहले हमें क्या करना है, इसका पर आवर या पर डे इसका आउटपुट क्या है वो हमें पहले समराइज करके तैयार करना पड़ता है। दूसरा स्टेप है कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। मतलब जब भी कोई हमारा यूनिट है उसमें से पैकिंग होकर अलग अलग साइज में चीज निकल रही है, जैसे एडिबल ऑयल में 1 लीटर की बोतल भी होती है और 15 लीटर के टीन भी होते हैं, तो सबको एक इक्विवेलेंट यूनिट में डालना होता है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट।
अभी इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट गिनने में वो क्या है, पैकिंग का चार्ज अलग अलग हो जाता है। आपने 1 लीटर ऑयल वाला कितने बोतल है, 15 लीटर टीन वाले कितने डिब्बे हैं, तो कुल मिला के कितना ऑयल बन रहा है उसका प्रोसेस कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन हर एक में आपका पैकिंग चार्ज अलग अलग रहता है। 1 लीटर का बोतल है वो थोड़ा महंगा आता है, 15 लीटर का टीन थोड़ा सस्ते में आता है। जैसे आप शहद लेने जाते हैं, कांच की बोतल में शहद मिलता है, वो 900 रुपये केजी मिलता है। लेकिन आप उसके पास जाओ कि भाई मुझे 900 रुपये केजी वाला नहीं चाहिए, कांच की बोतल में नहीं चाहिए, वो आप 500 ग्राम की बोतल लाते हो, इसके बदले आप उसको बोलो कि मुझे एक साथ 5 किलो चाहिए, तो आपको 150 रुपये किलो में दे देगा या 300 रुपये किलो में दे देगा। 300 रुपये केजी मतलब 900 रुपये से में 300 रुपये, तो पैकिंग चार्ज भी इसमें हमको अलग तरीके से सोचना पड़ता है। चौथा स्टेप है समराइज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, सबका टोटल कॉस्ट का समराइज करना है और उसके बाद टोटल कॉस्ट का ऐसे कैलकुलेशन करना है कि हमारा अंतिम इन्वेंटरी कितनी है प्रोसेस में, उसके साथ उसका टोटल असाइनमेंट हमारा कॉस्ट का हो जाएगा यूनिट के साथ। तो कितने मतलब जितने यूनिट बने हैं कंप्लीट हुए उन्हीं को ये कॉस्ट लगेगी, जो पड़े थे पहले से थे उसको ये देना नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल में भी ये जो प्रोसेस एस्टिमेशन वाला पार्ट है उसमें आपको अलग अलग प्रोसेस के एस्टिमेशन करने आने चाहिए। इसमें आप देखेंगे यहाँ लिखा है टीचर विल असाइन द इनपुट डेटा, मुझे आपको इनपुट डेटा देना कि देखिए एक सिनेरियो में ये चीज बन रही है, आपको आवरली रेट ऑफ रनिंग डीजल जनरेटिंग सेट ये आपको आना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये प्रोसेस एस्टिमेशन के बारे में कुछ बताऊं इससे पहले मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक सवाल करता हूं, ये आपको सबको लिखना है और लिखने के बाद आपको कुछ कैलकुलेट करके मुझे बताना कि हम समझो एक डीजल बस परचेस करते हैं 25 लाख रुपये में, और लेने के वक्त वो बोलता है कि बस की कुल लाइफ 20 साल की है, 20 साल तक आपको तकलीफ नहीं होगी, आप उसको एनुअल मेंटेनेंस करते रहिए। बस की कैपेसिटी 50 पैसेंजर की है और हम ये सोच के चलते हैं कि जब भी आते हैं तो पूरे पैसेंजर भर जाते हैं, उसमें और पैसेंजर भी नहीं करते हैं और अंडर पैसेंजर भी नहीं है, पूरे 50 बैठ ही जाते हैं। और जो बस का एवरेज है वो 1 लीटर डीजल भरते हैं तो 5 किलोमीटर चलती है, और ऐसे हम 20 साल तक चलेगी और इसका एवरेज समझो 70 रुपये अभी रेट चल रहा है। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि समझो 70 रुपये ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो पैसे हैं तो आज के हिसाब से ही हमें सोचना है। भविष्य में 70 में से 80-90 जो होंगे वो नहीं सोचना है। लेकिन आज की तारीख में रेट ऑफ डीजल इज 70 रुपीज़ पर लीटर और मेंटेनेंस कॉस्ट अभी 96,000 रुपया पर एनम है। ड्राइवर को आप 25,000 रुपये मंथ देते हैं, वो छुट्टी लेता नहीं है, लेता है तो भी किसी और को भेज देता है और पैसा उसको दे देता है आउटसोर्सिंग करके। लेकिन 25,000 रुपया रेगुलर डेली चलता है 365 दिन। अभी वो सोचता है बस वाला कि मुझे ए और बी स्टेशन के बीच में चलानी है, कहीं जाना नहीं है, उसका शटलिया बोलता है ना, बीच में चलता है ऐसे अलग अलग प्रकार की यक्स ट्रैवल्स, भारत ट्रैवल्स सब होती है। तो सुबह वो 8 बजे शुरू कर देता है और शाम को 8 बजे तक वो चलाता है, तो 80 किलोमीटर 1 से बी तक जाता है और बी से ए वापिस आता है। 50 पैसेंजर फुल लेके जाता है, आता है जाता है, इसे 4 बार फुल आधा जाता है, 8 बार हो गई थी। पर वो सोचता है कि मुझे 80,000 रुपये प्रॉफिट मिलना चाहिए महीने। तो मेरा सवाल अभी ये है कि आपको पर पैसेंजर कितना रुपया चार्ज करना चाहिए। तो ये मैंने इनपुट डेटा दिया आपको, दिस इज द इनपुट डेटा। आप उसकी एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद मुझे जरा उसका जवाब दीजिए कि इसमें पैसेंजर आज की तारीख में क्या चार्ज करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में डीजल का रेट भी बढ़ सकता है, ड्राइवर वाला भी पैसा ज़्यादा मांग सकता है, ठीक है। वो कुछ अभी रोड अच्छा है तो ठीक है, कल बुरा हो गया तो 6 ट्रिप भी हो सकती है, और अच्छा हो गया कि भाई 12 घंटे के बजाय 16 घंटे काम कर रहा है तो वो भी वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो मुझे प्रॉफिट करना है वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, वो करिए। तो आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? तो पिछली बार मैंने बताया था कि जब भी अलग अलग प्रोसेस मिलती है तो उसको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की एक आदत डालनी चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा खर्च कौन सा है? तो आपका बस का खर्चा है। 25 लाख रुपये में खरीदते हैं और 1 लाख रुपये बाद में इसका आपको मिलेगा, तो आपका 24 लाख रुपया खर्च 20 साल में हो जाता है। 20 साल में महीने कितने होते हैं? 24। तो ये फॉर्मूला ऐसे डालेंगे, ये जो है दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय आपके महीने कितने हो, महीने के 12, और कितने साल हैं
इतने। तो ये आपका हर महीने 10,000 रुपये का खर्च आ रहा है, और इसमें मैंने कोई इंटरेस्ट डाला नहीं है अभी। ये सिंपल में जा रहा हूँ कि अपने तो बिना ब्याज की लोन ली है, अपने घर का निकाला है, लोन नहीं, पैसा नहीं, इसीलिए 10,000 जा रहे हैं, इसे समझ लो। तो डीजल बस परचेस 25 लाख रुपये दिए हैं, तो कॉस्ट पर मंथ ये आएगा। तो इसमें कुछ डालना नहीं होता है, इसमें हमें महीने में जा रहा है। अभी दूसरा क्या लिखेंगे, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन रेट दिया है और डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस, इसके पहले यही देख लेते हैं हम, मेंटेनेंस कॉस्ट लगते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ कितनी आएगी यहाँ, तो जितनी दी है मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर दी है, तो डिवाइड बाई 12 करनी है। ये हर महीने इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। अभी ड्राइवर का पे 25,000 रुपये का है, तो ये अपना ड्राइवर कॉस्ट वो महीने का है, वो तो उसमें डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं, यहाँ आ गया। अभी यहाँ हमें हमारा मंथली प्रॉफिट डालना नहीं है, वो बाद में देखेंगे, पहला खर्चा कितना होता है टोटल, इसके हिसाब से हमें सोचना है। अभी हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। निकालने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है। तो अभी सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढते हैं। तो इसके लिए कितना होगा, एक ट्रिप है वो 8 किलोमीटर की है, सॉरी 80 किलोमीटर की, टोटल 8 ट्रिप लग रही है, ये एक दिन की हो गई, और इंटू 30 इतना डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा 19,200 एक महीने में। तो डीजल कंजम्पशन हमारा कितना होगा, जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारा एवरेज, तो इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। तो इतना डीजल हमें महीने में चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमें 19,200 मिलता है, और आज की एवरेज देता है, इसलिए 3,840 लीटर हमारा डीजल खत्म हो जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अभी ये जो फ्यूल कंजम्पशन है 70 रुपया, और इतने रुपये का डीजल हम खर्च कर देंगे। तो हर महीने हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है 10,000 का, मेंटेनेंस कॉस्ट 8,000 का, ड्राइवर का पगार 25,000 का, और ये जो डीजल का खर्चा है 2,68,800 का, ये इतना आ रहा है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो सब है उसका मिला के हमें जो आता है वो लिखना पड़ेगा। इसकी फॉर्मूला डालते हैं। अब हम समझो ये एजम्पशन लेके चलें कि हमें जितने पैसेंजर है वो फुल कैपेसिटी पे जा रही है, तो पैसेंजर पर मंथ कितने होंगे। तो आप समझिए कि हमारे कुल 50 पैसेंजर एक ट्रिप में लगते हैं, तो इक्वल टू ये एक ट्रिप में बैठने वाले 50 पैसेंजर इंटू फुल ट्रिप 8 हो जाती हैं, और 30 दिन तक होती है, तो हमारे पैसेंजर 12,000 हो जाते हैं। तो ये 12,000 पैसेंजर के पास से हमें ये सब वसूल करना है। यहाँ लिख देते हैं पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ, ड्राइवर कॉस्ट पर मंथ। ये एनालिसिस पूरी कर रहा है, तो उसका सब में हम पर मंथ पे जा रहे हैं मंथ, और ये पैसेंजर पर मंथ भी आ गया हमारा, ये 12,000, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर मंथ, डीजल कंजम्पशन पर मंथ, ये सब पर मंथ है, और ये भी डिस्टेंस ट्रैवल पर मंथ, और ये पैसेंजर पर मंथ, ये सब आएगा। अभी हमें क्या करना होगा, तो चार्ज पर पैसेंजर कितना हो गया, चार्ज पर पैसेंजर। तो ये जो खर्च आ रहा है टोटल, इसके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो 25 रुपया 98 पैसे आप एक पैसेंजर के पास लेंगे, तब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा उस दिन का या उस ट्रिप का। आपको हर एक पैसेंजर के पास से ये लेना है। तो ये आपकी पैसेंजर पर ट्रिप है कैपेसिटी 50 के, इसके हिसाब से है, यहाँ हमने एनालिसिस किया। अभी आप प्रॉफिट यहाँ डालेंगे PROFIT पर मंथ, यहाँ इक्वल टू करके यहाँ डालता हूँ। यहाँ डालने के बाद यहाँ फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ E5 तक रखा था, यहाँ मुझे E6 तक करना पड़ेगा। चलो आ गया। तो अब देखिए 32 रुपया 65 पैसा आ रहा है।
तो आप हर एक पैसेंजर के पास से 30 रुपया या 35 रुपया लेंगे तो आपको छुट्टे की परेशानी नहीं होगी। तो एक ये सिंपल एलिवेशन है। अभी ऐसा चार्ट बनाने से फायदा क्या है, आप ऐसे नोट पेन से लिखते हैं तो आपको बाद में कुछ भी चेंज करते हैं कि आप सोचते कि नहीं चलो ये 25 लाख की बस नहीं, अभी हम समझो कि एक बड़ी बस आ रही है, ठीक है, 25 लाख के बदले थोड़ी बड़ी बस लेते हैं 35 लाख वाली या 37 लाख वाली, 37 लाख वाली एक बस खरीदते हैं। 37 लाख वाली अगर बस खरीदते हैं आप और उसके पैसेंजर की पैसे 50 के बदले 60 की है, ठीक है, तो आप देखिए आपकी बड़ी बस लेने के बाद और अगर आप पैसेंजर कैपेसिटी 10 की बढ़ा देते हो तो आपका चार्ज पर पैसेंजर कम हो जाता है। तो आप सस्ते में आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हो। दूसरा आदमी अगर 30 रुपये ले रहे हैं तो आप 27 पे आ गए, तो आप 30 रुपये लेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी आपको 30 करना है, समझो 30 लेंगे तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मेरे पास अभी तो उसमें समझो आप महीने 1 लाख भी कमाना चाहते हैं तो आप 28 रुपया कीजिए, आप 1,20,000 कमाना चाहते हैं तो 30 रुपया, मतलब आपका ये देखिए एक मैंने 25 लाख के बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया और ये डाल दिया तो पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ा दी और आपने प्रॉफिट का भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखा तो ये हो गया। समझो आपका ड्राइवर पैसा ज़्यादा मांग रहा है, 25,000 नहीं सर मुझे 50,000 चाहिए, चलो 50,000 दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अभी समझो कि आप बोले कि डीजल का भाव 75-70 के बदले 80 रुपया हो गया तो क्या हो जाएगा। आपकी जो गाड़ी है उसका मेंटेनेंस करने के बाद आपका मेंटेनेंस खूब अच्छा हो गया तो 5 के बदले आप समझो 4.8 किलोमीटर, सॉरी 5.2 किलोमीटर की एवरेज दे रही है या 5.1 की दे रही है अभी एवरेज, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी पैरामीटर आप वेरी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ तुरंत आपका प्रोसेस कॉस्ट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस कॉस्ट कौन सी है, ये आपकी बस चलाने की प्रोसेस है पूरी, आप ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और ये नंबर ऑफ बस मैंने सिंगल रखी है, समझो आपने 2 बसें डाल दी, 3 बसें डाल दी, तो यहाँ ये भी हो सकता है। समझो ये नंबर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग करना है तो आपको जब खर्चा निकालते हैं तो अलग अलग यूनिट होते हैं सब, कुछ एनुअल होता है, कुछ डेली होता है, कुछ पर ट्रिप होता है, कुछ पर लीटर होता है, लेकिन ये सब कुछ है उसका एनालिसिस करके आपको एक सेम यूनिट में डालना होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, पर मंथ डाला है, या पर मंथ के मतलब आप समझो पर डे भी कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आप पर आवर भी जा सकते हैं और पर सेकंड भी जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रोसेस है इंटरनेट कंजम्पशन का, हम जो यूज कर रहे हैं तो कितना डेटा जा रहा है कितना आ रहा है, तो उसके लिए कितने टावर का खर्चा हो रहा है, कितनी बैंडविड्थ का पेमेंट दे रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस के कितना आ रहा है, कितना इंजीनियर को दे रहे हैं, कितना कॉल सेंटर पे दे रहे हैं, कितना मेंटेनेंस में दे रहे हैं। तो इंटरनेट वाला वहां बैठेगा तो उसके हिसाब से वो अपने डेटा को चार्ज करता रहता है कि भाई मैं उसको 300 रुपये में रोज 1 GB फ्री दूं या 1.5 GB फ्री दूं। तो इसके पास ये पूरा, ये तो मैंने एक सिंपल एकदम बेसिक जैसे ABCD होता है ना, ऐसा ABCD वाला एक सिंपल प्रोसेस चार्ट बताया है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट वो बना के बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं और बिजनेस में खूब अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो अभी हम जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, डिप्लोमा के स्टूडेंट का क्या काम है कि अगर वो खुद का बिजनेस कहीं डालना चाहता है या कहीं पे खुद कंपनी में कहीं अच्छी ग्रोथ करना चाहता है तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, तो वहां जाके कंपनी को भी फायदा कर सकते हैं, खुद को भी फायदा कर सकते हैं, या क्या पूरा कुछ फायदा नहीं करते तो ठीक है, बिजनेस का प्रोसेस तो समझ सकता है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त में आती नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है उसके पैसे पड़ते हैं, तो हर एक चीज के पैसे आपको डालें। यहाँ मैंने कुछ इंटरेस्ट के रेट रखे नहीं है, या सब पैसेंजर यहाँ रखे हमने 60 के, फुल ही कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन समझो अभी मंदी है, कोरोना है, 60 के बदले आप 30 ही पैसेंजर बैठेंगे तो क्या करोगे। अभी तो एक सीट में एक ही को बैठाना है, तो वहां आप 30 करेंगे तो सीधा देखिए डबल पैसा हो जाता है, आपका चार्ज बढ़ जाएगा। बिजनेस में ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी थिएटर चला रहे हैं, समझो आपको ये मल्टीप्लेक्सेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आप इसी प्रोसेस कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिल्डिंग का खर्चा कितना है, इसके आदमी का खर्चा कितना है, उसका फिल्म की प्रिंट जो आती है या उसकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन आती है उसमें मैं कितना पैसा देता हूँ, और मेरे टॉकीज की कैपेसिटी समझो 400 दर्शकों की है, तो 400 दर्शक के बदले में जो अभी सोशल डिस्टेंस की वजह से मैं 100 को ही बिठा सकता हूँ, आगे पीछे की रो खाली रखनी होती है मुझे, तो मुझे कितना टिकट रखना पड़ेगा, 250 में चलेगा या 300 करना पड़ेगा, 400 करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कॉस्ट बेसिकली आप सब पैरामीटर से एक बार निश्चित कर दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं उसकी वैल्यू तय कीजिए, उसका यूनिट आपके पास क्या क्या अवेलेबल है वो चीज, और उसके बाद उसको आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके प्रोसेस कॉस्ट
डिसाइड कीजिए। आपका प्रॉफिट भी तय करके भी जा सकते हैं। आपको अगर प्रॉफिट नहीं लेना है कुछ भी, समझो कि भाई अभी कोई हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बिजनेस टिक जाए, काफी है, आप जीरो कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा तो भी मुझे अभी 30 की कैपेसिटी में 50 रुपये तो लेने पड़ेगा, वरना मेरा घर का खर्चा जाएगा, घर का पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड हाउ डू द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल अभी जो है वो मैं दिखाता हूँ। डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर हाउस, ये कुछ मीडियम स्केल कंपनी यहाँ है वो पहले रखा करती थी, तो उसको ये बहुत महंगा पड़ता था। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आजकल वो डीजल पावर बंद हो रहा है, सभी जगह सोलार लगा रहे हैं या विंड पावर लगा रहा है या लोग परचेज ही कर रहे हैं, लेकिन छोटे प्लांटों में जो अपना खुद का पावर प्लांट लगाना है उसकी अभी थोड़ी प्रैक्टिस कम होती जा रही है। फिर भी अगर डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर हाउस कहीं पे है तो उसमें ये जो पैरामीटर्स हैं एकदम बेसिक पैरामीटर में ये रखे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई अपना पावर प्लांट है, उसकी कोई कैपेसिटी होती है, जनरली वो 2-3 मेगावाट का होता है। तो हमने यहाँ किलोवाट रखा है कि अभी कितने किलोवाट का आपका प्लांट है। समझो कि आप 1800 किलोवाट का प्लांट चला रहे हैं, तो 1800 किलोवाट में आप 1800 से ज्यादा नहीं जा सकते, उससे कम में चला सकते हैं। जितना मैक्सिमम आप लोड लेते हैं तो मैक्सिमम 1800 तक जाते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस करने के बाद कभी पता चलता है कि कभी फुल लोड पे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर हम भी देखते हैं, अपनी बाइक भी चलाते हैं, उसमें आपने स्पीडोमीटर देखा होगा कि उसमें 140 तक लिखते हैं, लेकिन कभी भाई कोई भी आदमी अपनी बाइक को फुल पे आ जाए स्पीड इतनी नहीं चलाता है, क्योंकि बाइक फट जाती है, चलेगी तो भी उसका मतलब बाद में कुछ काम नहीं रहता। तो उसका 80% पे ही चलाते हैं या 90% पे चलाते हैं मैक्सिमम पीक लोड, वरना वो एवरेज नीचे ही रहती है। और ज़्यादातर समझो 140 मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो बाइक भी हम 80-90 तक चलाते हैं, और सिटी में है तो 60-70 पे चलाते हैं, 40 पे चलाते हैं। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है उसको पीक लोड बोलते हैं। तो या समझो कि हम 1700 किलोवाट तक जाते हैं तो उसको पीक लोड बोलते हैं। उसका लोड फैक्टर के उसकी एवरेज निकालते हैं कि भाई 1800 है तो 1800 कितने घंटे तक चलाया, 1700 कितने तक चलाया। तो कंटिन्यूस नहीं चलता है। जैसे हम समझो 1 घंटे बाइक चलाते हैं तो 0 से लेके 90 तक चलाते हैं, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड निकालो तो उसकी 45 या 50 के आसपास आ जाती है। पीक लोड के परसेंटेज में उसको गिने तो समझो ये पावर प्लांट में हम समझो 85% रखते हैं कि भाई 85 है, 0.85, मतलब वो हमेशा 1 से लेस होता है। लोड फैक्टर मोर देन 1 नहीं रखना चाहिए, होता भी नहीं है। अभी जब भी आप कोई वो शुरू करते हैं, पैसे डालते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बोलता है भाई आपको कितने लगाना है, तो 1800 किलो। मैं आज के 20 साल के पहले की बात करूं कि कोई व्यक्ति अगर पावर प्लांट लगाना चाहता है तो 1 मेगावाट की कीमत 1 करोड़ रुपया थी। मतलब कि आप 16 करोड़ 1 मेगावाट की, ये 10 करोड़, मुझे पता नहीं, लेकिन सेम थी, मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़। अब समझो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं 1 करोड़ है तो आपको 25 मेगावाट का प्लांट लगाना है तो 25 करोड़ का खर्चा होगा। लैंड आपको खरीदनी नहीं है, आपके पास खुद की है, ऐसा समझ के चलते हैं। तो आप जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसी का खर्चा बोल रहा हूँ, वरना लैंड लेंगे तो ही इसका पैसा तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपको परमिशन लेनी, वो सब आ चुका है। उसके बाद ये जो लगाने का चार्जेस है वो पर मेगावाट होता था। तो ठीक इसी तरह से डीजल पावर प्लांट में भी इसका चार्ज कैसे लेते हैं, तो आप लगाना चाहते हो कुछ कितने में लगाओगे, तो समझो आप 1 किलोवाट का 900 रुपये लगा रहे हैं। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट समझो 900 रुपये, 9000 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके ऊपर से ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये समझो लगा दिया, ये लगाने का खर्च है, चलाने का नहीं है। इसके बाद समझो कि 1 साल आप चलाते हैं पूरा, तो जो भी खर्चा होगा डीजल का वो सब ये निकाल के दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सब है समझो 60,000 रुपये, मतलब महीने का 5,000 रुपये। फ्यूल का खर्चा समझो कि अभी डीजल चला रहे हैं, डीजल अभी बहुत सस्ते में समझो 40 रुपया वाला डीजल रहेगा, ये बायो डीजल है। फ्यूल का कंजम्पशन आप कितना एवरेज देगा, तो आप 1 यूनिट, अभी आपके घर में जो बिल आता है वो यूनिट पे आता है। यूनिट का हम कैसे करते हैं कि 1 घंटे तक 1 किलोवाट अगर यूज करते हैं तो उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं, तो उसको 1 यूनिट माना जाता है। तो 1 यूनिट जनरेट करने के लिए आपका कितना डीजल खर्च होगा, तो समझो ये हम आप देते हैं यहाँ 0.4 का जा रहा है, 0.40 लीटर, इतना हम समझो
फ्यूल कंजम्पशन कर देंगे 1 यूनिट के लिए या 1 किलोवाट आवर के लिए, तो हमारा प्लांट कितने का है? 1800 किलोवाट का है। 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1800 यूनिट जनरेट हो जाएगा, तो उसका इतना कंजम्पशन आ गया है। अभी बैंक का इंटरेस्ट कितना जा रहा है? तो समझो 10% पे जा रहा है, 10%, तो ये भी हमने ले लिया। अभी लुब्रिकेटिंग ऑयल, जब भी जहां भी आप ये जाता है तो जैसे हमारा फ्यूल ऑयल होता है, ठीक इसी तरह हमें ऑयल भी डालना पड़ता है। जैसे आप जाते हैं ना, वो अपने एक्सेस में या बाइक में जाते हैं तो उसमें ऑयल डलवाना होता है। किसी में आप पेट्रोल के साथ बोलते हैं कि भाई हमें 1 लीटर के साथ 50 ml का वो लुब्रिकेशन डालिए, या किसी में वो साइड में टंकी आती है लुब्रिकेशन की, उसमें डालना होता है। लेकिन डीजल में आपको लुब्रिकेशन चाहिए तो आप फ्यूल कंजम्पशन के परसेंट में जाता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं, तो 1 लीटर में 50 या वो, तो यहाँ समझ लीजिए हम वो 1% रखते हैं, तो ये 1%, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ना कुछ उसका लगेगा, तो समझ लीजिए हम उसका 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेते हैं और पूरे साल का मेंटेनेंस। तो ये हमारा बेसिक डेटा हो गया। तो अभी हमें तय क्या करना है कि ये जो पावर प्लांट का डेटा है ये हमें प्रॉफिट के लिए नहीं चला रहे हैं हम। हमारी जो कंपनी है उसमें हमें जीबी में बिल देना नहीं है, क्योंकि उसमें कभी पहले के ज़माने में लाइट आती थी, नहीं आती थी, 3 फेज हो तो सिंगल फेज हो जाता था। और हमारा प्लांट है ऐसा है कि समझो कि 1 मिनट भी लाइट गई तो पूरा 10 लाख का नुकसान हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना स्पेशल ऐसा सेट रखती हैं, डीजल सेट, कि वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन कंप्लीटली चलना चाहिए। तो डोमेस्टिक के लिए शायद वो लेंगे पावर, गवर्नमेंट पावर, इलेक्ट्रिक सब्सिडी पावर, लेकिन अपने प्लांट के लिए वो ऐसे ही चलाते हैं। तो मुझे पावर का खर्चा कितना होगा ये अगर उसको गिनना है तो कैसे गिनेगा, वो अभी हमें सोचना है। ये प्रोसेस कॉस्ट अभी हम निकालें। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था यहाँ कि आपको कुल मिलाकर कितने पैसेंजर है वो ढूंढना चाहिए, और हमारा कुल खर्चा कितना हो रहा है वो ढूंढना चाहिए। तो ये दोनों का रेशियो मिला के हमें एक पैसेंजर के पास से कितने पैसे लेने हैं वो देखना है। ठीक इसी तरह से हमारा जो नया एग्जाम्पल है इसमें भी हमें टोटल ढूंढना है। तो क्या टोटल कॉस्ट तो ढूंढना ही है, लेकिन पैसेंजर के बदले में यहाँ कुल यूनिट कितने बन रहे हैं वो ढूंढना है। तो उसका रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ये हमें मिल जाएगी। तो यहाँ अभी हमें एक के बाद एक कुछ लिखना है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यह देखना है कि हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट 1 किलोवाट का 900 रुपया है और कुल कैपेसिटी 1800 किलोवाट की डालनी है, तो इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट जो है वैसे का वैसा ही रह रहा है, हमें अभी वो सोचना नहीं है कि उसका डेप्रिसिएशन वो अलग हिसाब से गिनेंगे, लेकिन हमारा जितना इन्वेस्टमेंट उठा 10% हमें ब्याज देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ये और उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला ये डाला हुआ है, ठीक है, इक्वल बी है। इसके बाद क्या उसमें ढूंढेंगे, अभी हमें जो ढूंढना है टोटल पावर पर ईयर, एक साल में कितना पावर प्रोड्यूस होता है। तो आपका पावर जो है ये है, और आप उसका 0.4 लीटर एक यूनिट में जा रहा है, और उसके साथ साथ 1 लीटर का ये भाव है। तो ये 3 चीज हमने डाली है, तो इतना खर्चा हो जाएगा फ्यूल का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं डीजल पावर में, इसमें कितना किया है, सिर्फ 16 लाख में पावर प्लांट बन गया, लेकिन उसको चलाने में आपको पसीने छूट जाते हैं। बस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का फ्यूल खा जाता है। तो आप सोचिए कि कभी कभी आपको बताया जाता है कि इसका इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो इसके हिसाब से कभी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट खूब ज्यादा होती है लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट कम होता है। तो ये भी आपको एनालिसिस में मिल जाता है। तो सब कॉस्ट पर ईयर है, टोटल लूप कॉस्ट पर ईयर, लुब्रिकेशन 1% ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो ये जो है उसका 1% इसमें चला जाता है। तो यहां हम करेंगे इसका 1% इंटू ये हो गया, इतना खर्चा हमारा लूब ऑयल का हो जाएगा। इंटरेस्ट देना है, उसमें मेंटेनेंस भी डालना है, उसमें लूब ऑयल भी डालना है, उसमें ये भी डालना है, 4 खर्चे होते हैं। तो ये हमारा खर्चा हो गया पूरे साल का टोटल कॉस्ट। अभी पावर कितना हो रहा है, टोटल पावर कितना आ रहा है, तो यहां हमने देखा है ये ऊपर दिया है कॉस्ट ऑफ यूनिट पावर, मतलब रुपीस पर kWh। तो यहां हम देख रहे हैं कुल खर्चा साल में इतना हो रहा है और पूरे साल में यूनिट इतने बन रहे हैं, मतलब आपका 1 यूनिट 14 रुपये में आपको पड़ रहा है। तो अब देखिए कि कितना महंगा पावर आ रहा है, 16 रुपये, मतलब अपने जो जीबी का बिल आता है उससे 4 गुना
या 3 गुना बिल है ये। तो पूरे साल में इतना खर्चा अगर पावर प्लांट का नहीं करते और अगर हमें कंसिस्टेंट पावर मिलता है, जैसे फॉरेन कंट्री में मिलता है और अपने गुजरात में भी अभी 24 घंटे बिजली मिलती है, जाती नहीं है, तो उनको ये हर साल ये जो इतना करोड़ का खर्चा करना पड़ रहा है, ये मतलब 100 हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 20 करोड़ का, इसके बजाय 5 करोड़ का बिल आएगा। 5 करोड़ में ये अपना पूरा चला लेगा। और जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें पावर का बिल बहुत ही ज़्यादा होता है। आप उसमें देखेंगे इंटरनेट पे, तो जितना पावर कंजम्पशन है उसमें से डोमेस्टिक पावर, या हम घर पे जो फ्रिज चलाने या वॉशिंग मशीन चलाने में या बत्ती जलाने या पंखा चलाने में जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कम खर्च होता है। सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन या पावर का खर्चा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में होता है और वहीं से उसको पैसा मिलता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने यहाँ करके रखा है। तो ये इस हिसाब से आप किसी भी प्रोसेस का, ये समझो आप टॉकीज है मल्टीप्लेक्स, उसमें आप पावर प्लांट डालते हैं या अपनी बैटरी चलाते हैं, उसका खर्चा क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट है उसमें कितना होगा, आप कोई वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं उसका पाउच पैकिंग कर रहे हैं तो वो पाउच पैकिंग का खर्चा कितना होगा, आपका आइस प्लांट चला रहा है तो आइस प्लांट में खर्चा क्या होगा, एमोनिया का रेफ्रिजरेटर वाला प्लांट है पूरा तो उसमें क्या खर्चा होगा, आप नमक का पाउच पैकिंग करते हैं तो नमक के पाउच पैकिंग में क्या खर्चा हो सकता है, मतलब एक पाउच का पैकिंग कितने में पड़ेगा मुझे, उसका अगर प्रोसेस आपको करना है सबसे पहले आपको यही चीज से आगे बढ़ना है। आपको सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन ढूंढना है, उसमें से कितना खर्चा आएगा, क्या क्या यूनिट्स है मेरे पास, क्या क्या पैरामीटर्स है मेरे, वो सब आपको एक साइड में लिखने हैं। उसके बाद आपको सभी सेम यूनिट में डालने हैं। यहाँ मैंने पर ईयर में डाला है और पर ईयर कितने यूनिट बन रहे हैं और पर ईयर कितना खर्चा हो रहा है, तो एक यूनिट में कितना खर्चा हो गया मुझे मिल गया। तो यहाँ भी ये 2-3 चीजें हैं, ये मैंने ढूंढ ली और मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये पूरी प्रोसेस में हो रहे सब पैरामीटर्स को देखते हुए इसके पीछे होते हुए खर्चे को पहले समराइज करना है, उसके बाद उसको सेम यूनिट में डालना है। तो पूरे ये यूनिट में कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं उसका हम रेशियो ले लेते हैं दोनों का, तो हमें यूनिट कॉस्ट मिल जाता है प्रोसेस में। ये प्रोसेस कॉस्ट का एकदम बेसिक आइडिया है। अगर आपको ये कोई दुविधा है समझने में तो फिर से दूसरे लेक्चर में आइए, उसमें मैं आप जो सवाल करेंगे उसके हिसाब से समझा दूंगा। ये लेक्चर आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।